सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 8 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। अ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आए एक फैसले को लेकर विधायकों विधेयकों को रोके रखने का फैसला गैर कानूनी व मनमाना है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो टॉपिक आ रहा है वो है पॉलिटिकल साइंस में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के बीच में जो एक थिन लाइन होती है, और या हम कहें सेंटर सेंटर स्टेट के बीच रिलेशंस। तमिलनाडु इन दोनों टॉपिक्स को लेके बीते कई सालों से चर्चा में रहा है और लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। कहीं ना कहीं जो राज्यपाल साहब हैं वो अपना एक तरफा रुख अपनाए हुए हैं चीज़ों को चलाने के लिए, अपनी कंसेंट विद होल्ड कर लेते हैं कई बिल्स को पास होने के लिए। कभी कभी सदन को बिना एड्रेस करे चले जाते हैं, ऐसी खबरें अखबारों में आती रहती हैं। तो सेंटर और स्टेट के बीच में गवर्नर एक बहुत अहम कनेक्शन होता है, और अगर वो ही एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल हो जाए और बिल्कुल भी स्टेट को कोऑर्डिनेट ना करे, तो क्या होगा। ये चैलेंज है इस मैटर में कोर्ट के सामने भी है। इसको लेकर कोर्ट ने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के 10 विधेयकों को भी मंजूरी दे दी और कहा कि ये उस तारीख से स्वीकृत माने जाएंगे जिस दिन उन्हें राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ अदालत ने राज्यपालों द्वारा विधेयक पर मंजूरी को रोक कर उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने की अधिकतम समय सीमा 1 माह तय कर दी है। मैक्सिमम आप 1 मंथ के लिए ही विथहोल्ड कर सकते हैं राष्ट्रपति की विचारित सुरक्षा। न्यायमूर्ति जीवी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति आर महाधवन की पीठ ने कहा कि 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का तमिलनाडु के राज्यपाल फैसला गैर कानूनी है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। देखिए, अब जो पावर दी गई है वो सर्टेन प्रोसीजर के साथ फॉलो करी जानी चाहिए, ना कि उसका हम मिसयूज़ करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे आप सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में जान सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं अधिकार अनाधिकार, मनमानी के मुकदमे, और फिर अंतरिक्ष में इंटरनेट की बाजीगरी। अधिकार अनाधिकार में राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच दरादनी पुरानी बात है, पर यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्यपाल को खरी खरी सुनाते हुए उसके संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा याद दिलाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। न्यायालय की ये टिप्पणी एक तरह से उन सभी राज्यपालों को संबोधित है जो चुनी हुई सरकार के कामकाज में नाहक बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने करीब 1.25 साल पहले विधानसभा में 12 विधेयक पारित कराए थे। उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा, पर उन्होंने उसमें से 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और 10 को वापस लौटा दिया। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उन विधेयकों को दोबारा पारित करा लिया गया, मगर राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय अपने पास दबा कर रख लिया। देख रहे हैं अब यहाँ पे कितना बड़ा इशू है कि अगर पावर का सही में मिसयूज़ होना शुरू हो जाए तो आपको तमिलनाडु में वो दिख रहा है। फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो 2 न्यायाधीशों की पीठ ने उस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सभी विधेयक उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे जिस दिन से वो पेश किए गए थे। न्यायालय की इस सख्त टिप्पणी की वजह स्पष्ट है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल तमिलनाडु बल्कि अन्य तमाम राज्यों में जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, राज्यपाल अक्सर मुख्यमंत्री के साथ किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह उलझते देखे जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड राज्यों में अनेक मौक़ों पर चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर अप्रिय तकरार देखी जा चुकी है। और देखिए, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह नहीं, जबकि आपने संविधान की शपथ ली है तो अब उसी की गरिमा रखते हुए कार्य करें। यह प्रकट है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, और जब से इस पद पर सक्रिय राजनीति में रह चुके लोगों को नियुक्ति किए जाने लगा है, तो राज्यपाल की दायित्व निभाने के बजाय किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह दलीय प्रतिबद्धता जाहिर करते देखे जाते हैं।
पिछले 10 वर्षों में ये प्रवृत्ति कुछ अधिक अधिक बढ़ी है, जहाँ भी केंद्र की विपक्षी दलों की सरकारें हैं और राज्यपाल सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद से एक बहुत बढ़िया एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलिए। अगला है मनमानी के मुकदमे। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से कानून का शासन स्थापित करने के दावे खूब खूब बढ़ चढ़कर करती रही है, मगर ज़मीन पर वह दावे खोखले ही दिख निकलते हैं। अपराध के खिलाफ उसी कार्रवाई की वास्तविकता ये भी है कि नियम कायदों के उल्लंघन की प्रकृति होती कुछ और ही है, लेकिन उस कानूनी दस्तावेजों में किसी और रूप में दर्ज किया जाता है। ऐसे मामला सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस स्वयं रवैये के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया, जिसमें दीवानी विवादों को फौजदारी मामलों में बदला जा रहा है। अदालत ने पीठ ने इसी कानून के शासन की पूरी तरह पतन करार देते हुए कहा कि ये प्रथा गलत है और इसे तुरंत रोकना जाना चाहिए। अदालत की ये टिप्पणी ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रदेश सरकार की ओर से आए दिन कानून का शासन लागू करने को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, उसे वास्तविक मामले में अमल करने के मामले पुलिस किस तरह मनमानी करती है और विवादों को किस रूप में दिए और विवादों को कैसा रूप दिया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया सकता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर की जाने वाली ऐसी मनमानी के बूते क्या किया जा रहा है और क्या दर्शाया जा रहा है। करा कुछ और जा रहा है, दर्शाया कुछ और जा रहा है। केवल पैसे ना लौटाने को क्या ऐसे कानूनी दायरे में रखा जा सकता है जिसे अपराध घोषित कर दिया जाए और उसके मुताबिक कानून कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस पर तल्ख रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज़ दीवानी मामलों को फौजदारी मामलों में बदला जा रहा है। ये बेतुका है और सिर्फ लंबा वक्त लगने की दलील देकर दीवानी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी और आपराधिक कानून लगा दिया जाएगा। सवाल है कि क्या इसी तरह का रवैया अपना कर राज्य सरकार अपराधों पर काबू पाने का दावा कर रही है। अब ये थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर वाली बात हो जाती है, मगर न्यायालय इन चीज़ों को एड्रेस कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगला है अंतरिक्ष में इंटरनेट के बाजीगरी। अभिषेक कुमार सिंह कहते हैं, आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश या समाज होगा जो इंटरनेट के बिना जीने इंटरनेट के बिना जीने या अपना दिनचर्या में हमारी लाइफ में तो इंटरनेट आ ही चुका है। अब शायद ही कोई इसके बारे में नहीं जानता होगा, कल्पना कर सके। सिर्फ शहरी नहीं बल्कि निर्जन और दुर्गम इलाकों में भी इंटरनेट और की ओर बड़ी ज़रूरत बढ़ता जाता है। जिस तरह डिजिटलीकरण पर जोर बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में जो लोग डिजिटल माध्यमों से नहीं जुड़े होंगे उनकी पहचान ही धुंधली हो जाएगी। साथ ही अब दुनिया 2G 3G 4G से निकलकर 5G या कहीं की तेज़ गति वाले इंटरनेट की दौर में आ चुकी है, जहाँ कई काम पलक झपकते पूरे कर लिए जाते हैं। हालांकि इंटरनेट में तेज़ी लाने के इस किस्से में दिमाग को दिग्भ्रमित करने वाली समस्याओं का उल्लेख किया जाता है, जिसमें लोग इंटरनेट का सार्थक इस्तेमाल करने के बजाय अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा व्यर्थ की सामग्री रील्स देखने में बिता देते हैं। तेज गति वाले इंटरनेट की ज़रूरत का संदर्भ भारत की दो निजी दूरसंचार कंपनियों का अमेरिका उद्योगपति एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से हुए समझौते से जुड़ा है, जिसमें उपग्रह संचार से संचालित बेहद तेज़ गति वाले इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचने की पहल की जा रही है। अब स्टारलिंक एलॉन मस्क की कंपनी है, वो ऐसा नेटवर्क है, अपने आप में सैटेलाइट्स का कलेक्ट क्लस्टर है पूरा, जो पूरे द वर्ल्ड में किसी भी कोने पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा सकता है। बहरहाल जहाँ तक बात देश की दूरसंचार कंपनियों के एलान मस्क कंपनी के साथ हुए समझौते की है, तो इस बार में एक नज़रिया ये है कि इसे देश के करोड़ों लोग तेज़ गति वाले इंटरनेट की सुविधा हासिल कर सकेंगे। मतलब देखिए, जो रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोटेस्ट जंगल भी है ना, जहाँ पे नॉर्मल सेल नेटवर्क्स नहीं आते हैं, वहाँ पे स्टारलिंक आ जाता है। मस्क स्टारलिंक के जाल की बात करें तो इस समय दुनिया के 100 देशों में उपभोक्ताओं का तक पहुँच चुका है। इसके बरकस भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या देखें तो लगता है कि स्टारलिंक से भारतीय कंपनियों का समझौता उपभोक्ताओं का एक विशाल वर्ग की ज़रूरतों को साधने के मुकाबले कारोबारी ज़्यादा है। इस पहलू को इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 24 के आंकड़ों के समझा जा सकता है। अब भारत का कंज्यूमर बेस भी इंटरनेट का इतना बढ़ चुका है कि लगभग सारी कंपनियां ये प्रयास कर रही हैं कि दूर से दूर तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएं, ताकि उनका कंज्यूमर बेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। इंटरनेट की पहुंच देने के पारंपरिक तरीकों में सेलुलर टावर नेटवर्क, फाइबर केबल नेटवर्क दो ही उपाय हैं। मौजूदा वक्त में इन्हीं दोनों तरीकों से दूरसंचार कंपनियां अपने ग्राहकों तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। इन इमारतों की छतों पर लगे टावरों के से नज़दीकी इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा
दी जा सकती है। आमतौर पर इसकी गति धीमी होती है, इस मुकाबले फाइबर केबल से अपेक्षाकृत तेज़ गति वाला इंटरनेट मिलता है। लेकिन दूरदराज और पहाड़ी रेगिस्तानी दुर्गम इलाकों में भूमिगत फाइबर केबल बिछाने या सेलुलर टावर लगाने पर होने वाले खर्च की भरपाई तभी हो सकती है जब उनके ज़रिए इंटरनेट सेवाएं लेने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो। देखिए हम जानते हैं कि कैसे टावर, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उनके थ्रू कनेक्टिविटी बिछाई जाती है या फिर अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई जाती हैं उनके थ्रू। अब ये सब एक्सपेंडिचर बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है कंपनीज़ को। अब आ गया है स्टारलिंक, आपको एक ऐसी स्टैंड वाली डिश देगा, ऐसी रेक्टेंगुलर सी, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। और ये डिश मूवेबल है, सब कहीं ले जाइए, गाड़ी में ले जाइए, बाइक में ले जाइए, कहीं खड़ा कर दीजिए इसे आप, वहाँ पे आपको नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा वाईफाई की तरह। जंगलों में कहीं ले जाइए, आपको नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। एमएससी कंपनी ने लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ सैटेलाइट की तकनीक के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने के वास्ते अंतरिक्ष में उपग्रहों का संजाल बिछा रखा है। इन उपग्रहों से मिलने वाले संकेत को ज़मीन पर घर, दफ्तरों या चलते फिरते वाहनों तक में डिश और राउटर लगाकर आसानी से पकड़ा और तेज़ गति वाला इंटरनेट हासिल किया जा सकता है। मतलब आप देखिए इतना इतना पोर्टेबल हो जाएगा ये, कहीं ले जाइए, गाड़ी में ले जाइए आप। अनुमान है कि भारत में इसके लिए ग्राहकों को 3,500 से 4,000 रुपये प्रति माह चुकाने पड़ सकते हैं। इस आकलन का आधार पड़ोसी देश भूटान में स्टारलिंक द्वारा दी जा रही सेवाओं का शुल्क है। वहाँ 23 एमबीपीएस की गति वाले इंटरनेट के लिए हर महीने 3,000 भूटानी मुद्रा चुकानी होती है, जबकि 110 एमबीपीएस की गति वाले इंटरनेट कनेक्शन के लिए 4,200 भूटान करेंसी मुद्रा चुकानी पड़ती है। तो देखिए कीमत तो बढ़ी जाएगी एकदम से। अब भारतीय रुपये और भूटानी मुद्रा की कीमत लगभग एक जैसी ही है, इसलिए माना जा सकता है कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी ये लगभग 3,000 से लेकर 4,000 तक आपको इसकी कॉस्ट मंथली पड़ेगी। ऐसे में प्रश्न है कि पहले से ही महंगी हो चुकी इंटरनेट सेवाओं से त्रस्त हमारे उपभोक्ता क्या तेज़ गति वाले इंटरनेट के लिए और ज़्यादा रकम चुका सकते हैं। साथ ही जिन दूरदराज और दुर्गम इलाकों में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देने की बात हो रही है, वहाँ की ज़्यादातर जनता गरीब है, वह समान इंटरनेट का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है। इंटरनेट की अच्छी गति पाना हर नागरिक का अधिकार हो सकता है। जिस ढंग से लोगों को इंटरनेट पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है, उसमें ये और ज़रूरी हो गया है कि मगर ये ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में पहले ही उपभोक्ताओं से ज़्यादा शुल्क लेना शुरू कर दिया गया है। अब ये बात भी है कि जिन दूर इलाकों में ये नेटवर्क प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे लोग कम ही यूज़ कर रहे हैं। कारण है कि इतना कॉस्टली हो चुका है इंटरनेट, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर से ये 3,000 से 4,000 रुपये प्रति मंथ वाला जो है एक्सपेंडिचर, कितने लोग बेयर कर पाएंगे, ये भी एक बात है। देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ले ही लेंगी, मिलिट्री वगैरह है और डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं, वो तो ले ही लेंगे जो बिल्कुल दूर दराज इलाकों में काम करते हैं। इनके अलावा फिर भी देखने की वाली बात है, मगर फिर भी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है। स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क क्लस्टर के माध्यम से ये नेटवर्क प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ी बात है और रिमोटेस्ट और द रिमोटेस्ट एरियाज़ में ये पॉसिबल है। फिलहाल इसी के साथ आज ये रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू।